27 मार्च 1982 का दिन था। डोनाल्ड वेलनर इस दिन के लिए काफी एक्साइटेड था। उसने अपने दो बेटों क्रिस्टोफर और रॉजर के साथ एक बॉय स्काउट ग्रुप को गुफा एक्सप्लोरेशन पर ले जाने का प्लान किया था। स्काउट मास्टर के तौर पर डोनाल्ड ने पिछले साल में कई बार अपने ट्रूप को इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी पर ले जाया था, इसलिए वह जानता था कि कैसा दिन रहने वाला है। डोनाल्ड और उनके साथ दूसरे स्काउट मास्टर जो उस दिन उनकी मदद करने वाले थे, सबको पहले ही समझा चुके थे कि ग्रुप को हमेशा साथ रहना होगा, किसी को अकेले कहीं नहीं जाना है और केवल उन्हीं रास्तों पर जाना है जिन्हें स्काउट मास्टर्स ने अप्रूव किया हो। पूरे ग्रुप में कुल 12 लड़के थे जिनकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी थी। क्रूकेड स्वैम्प गुफा, न्यू जर्सी की यह गुफा अपनी संकरी टनल्स और कम हाइट वाली छतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन डोनाल्ड और जिम को ज्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि लड़के उनसे छोटे और हल्के थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद किसी रास्ते से निकल सकते हैं तो लड़के भी निकल पाएंगे। इस गुफा के नक्शे में कई टाइट स्पेसेस थीं, जहां सिर्फ 1 फुट की क्लियरेंस थी। कुछ लड़के तो इस एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। डोनाल्ड पहले भी कई बार ऐसे ट्रिप्स पर जा चुका था, इसलिए उसे अंदाजा था कि बच्चों के अलग अलग रिएक्शन कैसे हो सकते हैं। वह और जिम दोनों पूरी तरह तैयार थे ताकि हर किसी को सेफ और कंट्रोल में रखा जा सके। जब पूरा ग्रुप गुफा के एंट्रेंस तक पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत खास नहीं था। अगर किसी को इसके बारे में न पता हो तो शायद वो इसे देखकर भी पहचान न पाए। एंट्री पॉइंट सिर्फ 16 इंच ऊंचा और 28 इंच चौड़ा था। किसी के लिए भी पहला टेस्ट था, खासकर उन लोगों के लिए जो टाइट स्पेसेस से गुजरने को लेकर श्योर नहीं थे। उस दिन शनिवार था और ग्रुप दोपहर 2 बजे गुफा के अंदर एंटर हुआ। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह एडवेंचर जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है। गुफा का पहला सेक्शन कुछ हद तक खुला था। मेन रूम की ऊंचाई 8 से 11 फीट के बीच थी, जिससे बॉय स्काउट्स को थोड़ी स्पेस मिल गई। पूरा एरिया लगभग 300 स्क्वायर फीट था, जहां से कुछ बड़े रास्ते आगे बढ़ रहे थे। डोनाल्ड पूर्वी छोर पर था, जबकि जिम पश्चिमी हिस्से की देखरेख कर रहा था। मेन रूम से कई छोटे छोटे टनल्स अलग हो रहे थे, लेकिन डोनाल्ड और जिम को यह नहीं पता था कि कौन से रास्ते सेफ हैं और कौन से बहुत टाइट हो सकते हैं। डोनाल्ड ने एक टनल चेक करने का फैसला किया, जिससे वह यह कंफर्म कर सके कि क्या यह नेक्स्ट सेक्शन से कनेक्ट होती है। वह खुद आगे बढ़ा ताकि यह देख सके कि क्या यह रास्ता स्काउट्स के लिए ठीक रहेगा। डोनाल्ड की हाइट 5 फुट 11 इंच थी और उसका वेट 1600 पाउंड था। बेटे उसके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि अगर वह अगले रूम में पहुंच सके तो वे रिपोर्ट कर सकें। डोनाल्ड को टाइट स्पेसेस में मूव करने की आदत थी, इसलिए उसने खुद को धीरे धीरे संकरे रास्ते में आगे बढ़ाया। यह 18 इंच चौड़ा और 20 इंच ऊंचा रास्ता था, जो इतना टाइट नहीं था कि वह मूव न कर सके, लेकिन उसके हाथ पीछे हिल नहीं सकते थे और सिर उठाना भी मुश्किल था। टनल की दीवारें गीली मिट्टी से ढकी थीं, जिससे उसे आगे स्लाइड करने में थोड़ी मदद मिली। जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अचानक महसूस हुआ कि नीचे की जमीन गायब हो गई। वह फिसलकर एक संकरे क्रेविस में गिर गया। फिसलन भरी मिट्टी ने उसे कंट्रोल करने का कोई मौका नहीं दिया और वह कुछ ही सेकंड्स में नीचे जा गिरा। यह गिरावट ज्यादा गहरी नहीं थी, सिर्फ कुछ फीट की थी, लेकिन जिसकी होल शेप टनल में वह फंसा था वह नीचे जाकर बहुत संकरी हो गई। डोनाल्ड ने जोर से चिल्लाकर अपने बेटों को वहीं रोकने को कहा ताकि वह अपनी सिचुएशन को समझ सके। उसका बॉडी पोजीशन ऐसा था कि उसके हाथ दोनों तरफ फंसे हुए थे और वह खुद को ऊपर खींच नहीं पा रहा था। रास्ता 30 डिग्री नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिससे ग्रेविटी उसके खिलाफ काम कर रही थी। स्लिपरी मड की वजह से उसका शरीर 5 इंच चौड़ी दरार में और गहराई तक धंसता जा रहा था। जब भी वह खुद को पीछे धकेलने की कोशिश करता तो रॉक्स उसके चारों ओर और कस जाती। कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि वह अकेले बाहर नहीं निकल सकता। उसने क्रिस्टोफर से कहा कि उसके पैरों को पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करे। उसे लगा कि थोड़ी मदद से वह अपना आर्म आजाद कर सकता है और उन नुकीले रॉक्स में से किसी एक को पकड़ सकता है जिससे वह गुजरा था। क्रिस्टोफर ने संकरी टनल में अपने डैड के गीले जूतों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रिप बनाना मुश्किल था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वे डोनाल्ड को वेज से बाहर नहीं निकाल पाए तो उसने बॉयज से कहा कि वे टनल से बाहर निकलकर स्काउट मास्टर जिम को बुलाए। हालात से वे स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि कोई एडल्ट आकर उनके डैड को इस क्रैक से बाहर निकाल सकता है। जिम ने खुद को तंग टनल में घुसाया और देखा कि डोनाल्ड के पैर पैसेज के मोड़ पर फंसे हुए थे। उसका शरीर 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ था, जिससे उसे खींचना और भी मुश्किल हो गया। जब भी जिम ने उसके लेग्स को खींचने की कोशिश की, डोनाल्ड को महसूस हुआ कि केव उसके शरीर के चारों ओर कसती जा रही है, लेकिन जब जिम ने उसे छोड़ दिया तो वह वापस क्रेविस में और आगे फिसल गया।
कई बार कोशिश करने के बाद जिम को समझ आ गया कि डोनाल्ड को बाहर निकालने के लिए और लोगों की जरूरत होगी। जिम किसी तरह उस एरिया तक पहुंच सका जहां डोनाल्ड फंसा हुआ था, लेकिन टनल इतनी नैरो थी कि वह केवल 18 इंच तक सिमट गई थी। यह अनबिलीवेबल था कि उसका दोस्त इतनी टाइट स्पॉट में आगे बढ़ गया था, लेकिन अब वापस नहीं आ पा रहा था। डोनाल्ड ने बताया कि जब वह स्लाइड हुआ था तो कुछ रॉक्स ढीली हो गई थीं और अब वे उसके शरीर के खिलाफ अटक गई थीं। जब भी जिम उसे पैसेज की तरफ खींचने की कोशिश करता, ये रॉक्स उसे और जकड़ लेती। रॉक आगे खिसक गया और एग्जिट होल को बंद कर दिया, जिससे डोनाल्ड का जिस्म और ज्यादा दब गया। यह ऐसा मामला नहीं था जिसे दोनों मर्द अकेले संभाल सकते थे। पीछे खींचने से सिर्फ डोनाल्ड और ज्यादा तंग जगह में फंस रहा था और आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह टनल वॉल से इतना दब चुका था कि उसके सिर से आगे सिर्फ 5 इंच की जगह बची थी। डोनाल्ड इस हालत में खुद को पाकर हैरान था। जिम ने टनल से बाहर आकर मदद के लिए आवाज लगाई। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और डोनाल्ड बिल्कुल हिला भी नहीं था। पुलिस ने तुरंत केव रेस्क्यू स्पेशलिस्ट्स को बुलाया जो इस तंग गुफा में उसे निकालने में मदद कर सके, लेकिन यह कोई खुली जगह नहीं थी जहां एक टीम अंदर जाकर उसे निकाल सके। जिस टनल में डोनाल्ड फंसा था वहां सिर्फ एक ही आदमी उसके पैरों तक पहुंच सकता था। रेस्क्यू टीम्स ने रोप लगाने की कोशिश की ताकि डोनाल्ड को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला जा सके, लेकिन कई लोगों की मदद से खींचने के बावजूद वह और ज्यादा फंस गया। तंग जगह और ऊपर की चट्टान उसे रोक रही थी। रेस्क्यूअर्स को वो चट्टान दिखाई नहीं दे रही थी जिसने रास्ता बंद किया था, और डोनाल्ड के हाथ भी उसके जिस्म से दबे हुए थे जिससे वह अपनी मदद खुद नहीं कर सकता था। जब खींचने से कोई हल नहीं मिला तो रेस्क्यू टीम ने चिजल और छोटे जैक हैमर्स मंगवाए ताकि बड़े पत्थरों को थोड़ा तोड़ा जा सके, लेकिन तंग जगह और कम जगह की वजह से यह काम बहुत मुश्किल था और कई घंटों की मेहनत के बावजूद ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2-2 लोगों की टीम बारी बारी से अंदर जाकर डोनाल्ड को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हीट लैंप और गर्म पानी की बोतलें उसके पैरों के पास रखी ताकि उसके जिस्म को ठंड से बचाया जा सके। वे डोनाल्ड से लगातार बात करते रहे ताकि वह हिम्मत न हारे, लेकिन डोनाल्ड खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। उसके हाथ जकड़े हुए थे और ऊपर से गिरी चट्टान ने उसे पूरी तरह फंसा दिया था। डोनाल्ड ठंड और प्यास से बेहाल था, लेकिन कोई भी उसके ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा था ताकि उसकी तकलीफ कुछ कम की जा सके। उसने सबसे अपनी बीवी को कॉल करने को कहा और बताया कि वो आज रात लेट होने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और डोनाल्ड सोच रहा था कि आखिर वो इस हालत में कैसे आ गया। उस छोटे से तंग स्पेस में फंसे होने का एहसास शायद बहुत मुश्किल रहा होगा। उसका पूरा जिस्म बिल्कुल जकड़ा हुआ था, हर तरह से कैद, लेकिन फिर भी वो सोच सकता था, सांस ले सकता था और बात कर सकता था। ये एक ऐसा डरावना सपना था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जो गुफा के रास्तों को अच्छी तरह जानते थे उन्हें मालूम था कि दूसरी गुफा इस टनल से जुड़ती है जहां डोनाल्ड फंसा हुआ था। उन्होंने दूसरी तरफ से एंट्री ली और रास्ता तलाशने लगे, जब तक कि उन्हें एक ऐसा रास्ता नहीं मिला जो सीधा इस संकरे टनल तक जाता था। लेकिन इस जगह तक सिर्फ छोटे कद के लोग ही पहुंच सकते थे। 2 बहनें लिन और नैन्सी टेलर इस रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बनी। ये दोनों अनुभवी गुफा एक्सप्लोरर थीं जिन्होंने अपने माता पिता के साथ बचपन से ही गुफाओं की खोज की थी। ये नेशनल केव रेस्क्यू कमीशन की मेंबर्स भी थीं। लिन 5 फीट की और सिर्फ 86 पाउंड की थी, जबकि नैन्सी 5 फुट 2 इंच की और 105 पाउंड की थी। उनका छोटा कद ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज था। लिन ने अपनी पतली कदकाठी का इस्तेमाल करके बेहद संकरे रास्तों में खुद को एडजस्ट किया। वो उस जगह तक पहुंची जहां से गुफाएं आपस में जुड़ती थीं, लेकिन वहां की चौड़ाई सिर्फ 5 इंच थी। उसने पूरी कोशिश की डोनाल्ड के सिर तक पहुंचने की, लेकिन वो उससे करीब 2 फीट दूर थी। रास्ता इतना मुड़ता और तंग था कि सीधा पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। उन्हें ये देखकर बहुत झटका लगा कि इस तरफ से डोनाल्ड तक पहुंचना संभव नहीं है। इससे रेस्क्यू टीम उसके लिए गर्म पानी या कोई और मदद नहीं पहुंचा सकती थी। इसका मतलब था कि समय बहुत कम था और जल्द ही कोई और तरीका निकालना जरूरी था। पूरी शनिवार रात टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, कई तरीके अपनाए ताकि डोनाल्ड को बाहर निकाला जा सके, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे ना पीछे खींचा जा सकता था, ना ही आगे बढ़ाया जा सकता था। अब कुछ नया सोचना जरूरी था क्योंकि समय तेजी से निकल रहा था। वो अब एक अलग तरह की रेस्क्यू टीम लेकर आए। उन्हें खुदाई शुरू करनी पड़ी, इस उम्मीद में कि वो उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां डोनाल्ड फंसा था। पूरे रविवार का दिन इस गहराई तक पहुंचने में लग गया, लेकिन अफसोस वो अब भी लगभग 12 फुट दूर थे। उन्होंने खुदाई जारी रखी, कोशिश करते हुए कि किसी तरह उस टनल से कनेक्ट किया जाए। रविवार की रात तक डोनाल्ड पहले ही 36 घंटे से फंसा हुआ था। गुफा के अंदर का तापमान सिर्फ 57 डिग्री था और उसे गर्म रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तक वो हीट पंप से गर्म हवा अंदर भेज रहे थे और कुछ गर्म पानी की बोतलें उसके पैरों को छू रही थीं, लेकिन ठंडे पत्थर से लगातार टच होने की वजह से यह पर्याप्त नहीं था। ऐसे हालात में
हाइपोथर्मिया का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रविवार देर रात लगभग 2 बजे डोनाल्ड की ओर से कुछ हल्की आवाजें आईं। रेस्क्यू टीम समझ गई कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन हाइपोथर्मिया से गुजर रहा था। इसने उन्हें और तेज खुदाई करने के लिए प्रेरित किया। सोमवार सुबह तक वो उसके पास पहुंचने के करीब थे, लेकिन कठोर चट्टानों की वजह से खुदाई मुश्किल हो गई। टीम को लगने लगा कि शायद डोनाल्ड अब नहीं बचेगा। लगभग 2 दिन से बिना खाने पीने और लगातार ठंड में फंसे रहना कोई आसान बात नहीं थी। एक नर्स को हाथ में डॉपलर मशीन और ईकेजी लेकर मुख्य सुरंग में भेजा गया ताकि डोनाल्ड की स्थिति जांची जा सके, लेकिन उसके ठंडे हो चुके घुटनों से नीचे के हिस्से में कोई नब्ज महसूस नहीं हुई। यह पूरी तरह से यकीनी नहीं था कि वह जिंदा था या नहीं, क्योंकि कई बार शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहरी हिस्सों से अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन हालात और गंभीर हो चुके थे। रेस्क्यू टीम ने अब सबसे खतरनाक तरीकों को अपनाने का फैसला लिया, जिसमें डायनामाइट और बैको खुदाई मशीन का इस्तेमाल शामिल था। यह जोखिम भरा था, लेकिन अब वक्त कम था। मंगलवार सुबह आखिरकार उन्होंने उस जगह तक पहुंच लिया और एक डॉक्टर को भेजा गया ताकि डोनाल्ड की स्थिति कंफर्म की जा सके। जैसा कि सबको अंदाजा था, डोनाल्ड अब इस दुनिया में नहीं था। 92 घंटे तक इन खतरनाक हालात में फंसे रहने के कारण वो बच नहीं सका, लेकिन उसकी डेड बॉडी को निकालना भी आसान नहीं था। जगह संकरी थी। रस्सियां और स्लिंग से उसे बाहर निकालना काफी कठिन साबित हुआ। रेस्क्यू टीम के 150 लोगों ने 80 घंटों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन इस अजीबोगरीब दुर्घटना ने डोनाल्ड को गुफा के जाल से बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। बाद में हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि डोनाल्ड की मौत हाइपोथर्मिया और ठंड के प्रभाव से रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच हुई। वो कम से कम 36 घंटे तक जिंदा रहा और संभवतः 48 घंटे तक संघर्ष करता रहा। उसकी मौत के बाद इस गुफा प्रणाली को सील कर दिया गया और अब इसे केवल उन गुफा विशेषज्ञों के लिए खोला जाता है जो अनुभवी होते हैं और एक मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्य होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और खतरनाक डिजास्टर से जुड़ी कहानियां लाते रहते हैं।